हेलो गाइस, बाइक एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं यहां लेकर आया हूं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की पहली क्लास। इसमें हम देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मतलब इसमें हम थोड़ा सा इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। इतिहास हम क्यों पढ़ने वाले हैं? हम संविधान देखेंगे। संविधान हमारे देश की स्वतंत्रता के पश्चात लागू किया गया। तो संविधान है क्या? संविधान है नियमों का समुच्चय, अर्थात राज्य के प्रभावी कार्यकरण के लिए नियमों की आवश्यकता होती है और वो नियम लिखित और अलिखित रूप में हो सकते हैं। लिखित रूप में जो संविधान है उसे लिखित संविधान कहेंगे, जैसे अमेरिका का संविधान। अलिखित रूप में जो संविधान है उसे अलिखित संविधान कहेंगे, जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान भी लिखित संविधान है। तो जब संविधान बनाया गया स्वतंत्रता के बाद, तो क्या स्वतंत्रता से पूर्व भी कुछ नियम थे जिनका प्रभाव संविधान पर पड़ा? वो कौन कौन से नियम थे, किसने लागू किए और किस प्रकार हमारे देश में पहले कार्य करते थे? इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास देखना होगा। यही इतिहास हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये पूरी तरह से ऐतिहासिक वीडियो होने वाली है, आप मेरे साथ बने रहिए। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ये आगमन कैसे हुआ? समुद्री रास्तों से हुआ। सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी आई? वो आई पुर्तगाली। उसके बाद डच आई, फिर इंग्लिश, फिर डेंस, उसके बाद फ्रांसीसी। ये कंपनियां इसी क्रम में भारत में आई और इन्होंने व्यापार करना शुरू किया। तो क्या समुद्री मार्गों से पहले भारत का व्यापार नहीं होता था यूरोपीय कंपनियों से? ऐसा नहीं है, पहले भी व्यापार होता था, लेकिन अब समुद्री मार्गों से व्यापार होने का क्या कारण था? कई कारण थे। सबसे पहला कारण ये था, सबसे पहले 1453 में कुस्तुतनिया, यहां पर एक कुस्तुतनिया है जिस पर तुर्कों ने आक्रमण किया और इस पर एक अधिकार कर लिया। और उन्होंने क्या किया, ये सिल्क रूट से पहले जो व्यापार होता था वो सिल्क रूट को बंद कर दिया। अब जो यूरोपीय देश थे उनका एशियाई देशों के साथ व्यापार बंद हो गया और उन्होंने व्यापार करना था। क्यों व्यापार करना था? क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा लाभ होता था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने समुद्री मार्गों की खोज की। समुद्री मार्ग की खोज का सबसे पहला कारण यह है कुस्तुतनिया का पतन। दूसरा कारण है भारत की आर्थिक संपन्नता, मतलब कि अगर कोई यूरोपीय कंपनी भारत के साथ व्यापार करती थी तो उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था। इस वजह से उन्होंने व्यापार करना लागू रखा और समुद्री मार्ग की खोज की। तीसरा पॉइंट यह है कि उस समय जब यूरोपीय कंपनियों में एक नीति अपनाई जा रही थी, वो थी वाणिज्यवाद की नीति। वाणिज्यवाद की नीति में क्या होता है? वो लोग ये जानते थे कि अगर किसी देश के पास बुलियन अर्थात सोना और चांदी, अगर किसी देश के पास बुलियन अधिक मात्रा में है तो उस देश का आर्थिक विकास बहुत अधिक होगा। तो ज्यादातर देश अधिक से अधिक व्यापार करना चाहते थे और व्यापार करके बहुत सारा बुलियन इकट्ठा करना चाहते थे और अपने देश का आर्थिक विकास करना चाहते थे। इसलिए भी उन्होंने व्यापार लागू रखा। अगला कारण यह है कि उसी समय यूरोप में पुनर्जागरण चल रहा था। पुनर्जागरण में क्या हो रहा था? वैज्ञानिक तकनीकों का विकास हो रहा था, जिसमें क्या क्या था? एक तो समुद्री कंपास था, समुद्री कंपास, और दूसरा था एस्ट्रोलैब। एस्ट्रोलैब क्या होता है? जो अक्षांश और देशांतर होते हैं उनका दिशा निर्देशक होता है, मतलब अक्षांश और देशांतर का सूचक होता है। तो इन दोनों के विकास के बाद, इन दोनों के आविष्कार के बाद समुद्र में व्यापार करना, समुद्र में जो यात्रा है वो यात्रा सुगम हो गई और व्यापार करना आसान हो गया। इसी वजह से उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? उन्होंने भारत के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया समुद्री मार्गों से। तो सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आया और पुर्तगालियों का व्यापार शुरू हुआ। फिर उसके बाद डच का हुआ, उसके बाद इंग्लिश का हुआ, इंग्लिश मतलब अंग्रेज, उसके बाद डेंस का हुआ और उसके बाद फ्रांसीसी का हुआ। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें अंग्रेजों की जो कंपनी है उसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि अंग्रेजों ने ही हमारे देश पर राज्य किया था। मतलब वो केवल व्यापार करने के उद्देश्य से नहीं आए थे, उन्होंने कुछ दिनों बाद अपनी व्यापारिक जो कंपनी थी उसे राजनीतिक कंपनी में बदल दिया था। इसलिए हमें इस कंपनी के बारे में अच्छी तरह से पढ़ना है। तो यहां पर हम देखते हैं भारत में जो ब्रिटिश कंपनी आई उसका क्या नाम था? उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। शॉर्ट में हम लिखते हैं EIC। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनाई गई? 1600 ईस्वी में बनाई गई और व्यापार करने के लिए 1608 में भारत में आई।
और महारानी एलिजाबेथ वहां पे इस समय वहां पे महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। उन्होंने क्या किया, एक चार्टर के द्वारा भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार दे दिए। ये महारानी एलिजाबेथ अधिकार दे सकती थी, लेकिन इसके साथ साथ क्या ये कंपनी थी वो सरकारी कंपनी थी? नहीं, वो एक निजी कंपनी थी। मतलब इसमें शेयर धारक होते थे, उन शेयर धारकों को कहा जाता था COP, कोड ऑफ प्रोप्राइटर्स। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ भी एक शेयर धारक ही थी, उन्होंने अधिकार दिया था लेकिन वो एक शेयर धारक ही थी। ये शेयर धारक क्या करते थे, ये शेयर धारकों ने क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की, जिसमें 24 लोग थे। एक कौन था, एक इसमें गवर्नर था, एक डिप्टी गवर्नर था और 22 इसमें मेंबर होते थे। वही इन कर्मचारियों की नियुक्ति करते थे और वो कर्मचारी इसका पूरा ख्याल रखते थे, मतलब वो कंपनी चलाते थे। और वही भारत में आए और उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। जब 1600 ईस्वी में कंपनी बनाई जा रही थी तो भारत में कौन सा राजा था? भारत में था अकबर। आपको याद होगा 1556 से 1605 तक अकबर का काल था। ठीक है, तो 1605 में, लेकिन कंपनी कब आई? 1608 में आई। जब 1608 में कंपनी आई उस समय भारत पर अधिकार किसका था? उस समय भारत पर अधिकार था जहांगीर का, 1605 से 1627। ये आपको सब इतिहास में मिलेगा, इतिहास में आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पर हम केवल एक खाका बना रहे हैं जिससे हमें ये पता चले कंपनी आई, किस तरह की कंपनी थी, उसके विचार कैसे थे, वो मुगलों के साथ कैसे मिली, किस तरह से उसने अधिकार किया। ठीक है, तो हम ये सब पढ़ने वाले हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, आगे भी आपको पढ़ाया जाएगा। अब हम देखते हैं जो कंपनी 1608 में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, एक व्यापारिक कंपनी थी, उसे 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी के अधिकार मिल गए। ये दीवानी के अधिकार किसने दिए, किस प्रकार वो एक राजनीतिक कंपनी में बदल गई, इसके पीछे एक थोड़ी सी कहानी है, इतिहास है। उस इतिहास को आप थोड़ा सा सुनिए, ये आपके लिए उपयोगी होगा इतिहास में, लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन एक स्टोरी बनी रहनी चाहिए। तो क्या हुआ कि इससे पहले जो 1608 था, 1608 में जहांगीर था शासनकाल में। ठीक है, उसके बाद शाहजहां आया, फिर औरंगजेब आया। औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 में हुई, उसके बाद उत्तर मुगल काल शुरू होता है। और ये मुगल काल कब तक चला था? ये चला था 1857 तक, यहां तक ये उत्तर मुगल काल चला था। तो इसके बीच में कितने शासक थे? कुल 11 शासक थे, लेकिन एक भी शासक काबिल नहीं था। इन शासकों के ही दरबार में कई गुट बन गए। कौन कौन से गुट बन गए थे? एक हिंदुस्तानी गुट बन गया था, एक ईरानी गुट बन गया था, एक तुरानी गुट बन गया था। ये गुट क्या करने लगे थे? षड्यंत्र करने लगे थे, मतलब कि राजा अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पा रहा था। तो क्या हुआ? बाह्य आक्रमण होना शुरू हो गए। बाह्य आक्रमण में कौन कौन से हुए? एक नादिर शाह का आक्रमण हुआ, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। ये अहमद शाह अब्दाली का ही आक्रमण था कि पानीपत तृतीय में युद्ध हुआ। 1761 में जब युद्ध हुआ, वो युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? वो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। ठीक है, 1761 की बात चल रही है। इन दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ तो अहमद शाह अब्दाली जीत गया। जब अहमद शाह अब्दाली जीत गया तो उसका प्रभाव किस पर पड़ा? उसका प्रभाव मराठा पर नहीं पड़ा, क्योंकि मराठा तो बाद में जब आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तो मराठा जीत गए थे अंग्रेजों से, लेकिन इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा था अंग्रेजों की मानसिकता पर। वो समझ गए थे कि अब जो हमारा मुगल शासक है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है और इस मुगल शासक पर अधिकार करना आसान होगा। इसलिए उसने क्या किया? इसलिए उसने कुछ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया और वो षड्यंत्र शुरू हुआ बंगाल की विजय से। बंगाल की विजय में पहला पॉइंट आएगा प्लासी का युद्ध, जो 1757 में हुआ, 23 जून 1757 को। यह युद्ध नहीं, मात्र एक षड्यंत्र था। तो इसमें मैंने बताया यहां पर दो ग्रुप बन गए। एक ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, और दूसरी तरफ थे मुगल बादशाह सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो था मीर जाफर। मीर जाफर और लॉर्ड क्लाइव के बीच एक संधि हो गई युद्ध से पूर्व ही। लॉर्ड क्लाइव ने कहा आप हमारे साथ मिल जाइए और युद्ध जब हम जीत जाएंगे तो आपको बंगाल का नवाब घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा ही हुआ, युद्ध शुरू हुआ 23 जून 1757 को और मीर जाफर ने अपने राजा से कहा, क्योंकि ये एक सेनापति है तो बात तो मानेंगे ही, उन्होंने कहा युद्ध हम हारने वाले हैं, आप यहां से चले जाइए,
क्योंकि राजा का जीवित रहना जरूरी है। सिराजुद्दौला वहां से भाग गया और उसी समय मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय घोषित कर दिया। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया। इसी बीच मीर जाफर ने लॉर्ड क्लाइव की कई बातें मानी, ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी प्रॉफिट दिया और वो 1757 से 1760 तक वहां का नवाब बना रहा, बंगाल का नवाब बना रहा। लेकिन 1760 में इसे हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि मीर जाफर के भी कुछ उद्देश्य थे जिनकी पूर्ति वो करना चाहता था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी उसे कुछ नहीं करने दे रही थी। तो 1760 को मीर जाफर का ही एक संबंधी था मीर कासिम। मीर कासिम को अब बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया 1760 से। लेकिन बाद में मीर कासिम भी इनकी बातों में नहीं आ रहा था, मीर कासिम भी अपना कुछ करना चाह रहा था। तो 1764 में मीर कासिम को भी हटा दिया गया और पुनः मीर जाफर को वहां का नवाब घोषित कर दिया। अब आई बारी बक्सर के युद्ध की 1764 में। तो 1764 में जो बक्सर का युद्ध था, उस समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब था मीर जाफर। और मीर कासिम गया सीधे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के पास। जब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय मिला और अवध के नवाब को भी उन्होंने अपनी तरफ कर लिया, सिराजुद्दौला। तो अब फिर से दो गुट बन गए। एक तरफ तो EIC बन गई, ठीक है, जिसमें कौन था गवर्नर? हेक्टर मुनरो। और दूसरी तरफ एक तो मीर कासिम था और दूसरा था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और तीसरा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला। ठीक है, ये तीनों लोगों का फिर से एक गुट बना और इधर मुनरो, इन दोनों में युद्ध हुआ। अब कोई भी षड्यंत्र नहीं था, इन दोनों के बीच कोई षड्यंत्र नहीं था, आमने सामने की लड़ाई थी। इस लड़ाई में ये वाला जो गुट था वो हार गया और हेक्टर मुनरो जीत गए। जब हेक्टर मुनरो जीते तो ये बहुत बड़ी हार थी भारतीय राजा की। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के शामिल होने के बाद भी इस तरह की हार होना बहुत बड़ी बात थी। इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का 1764 में भारत पे विजय हो गई। किस तरह से हो गई? इसमें एक संधि हुई, उस संधि को क्या कहते हैं? इलाहाबाद की संधि 1765। इसमें क्या किया उसने? मीर कासिम के साथ भी एक संधि की, दूसरी संधि की अवध के नवाब के साथ और तीसरी संधि की मुगल बादशाह के साथ। तो हम इसमें मुगल बादशाह के बारे में देखेंगे। मुगल बादशाह के साथ क्या संधि हुई? मुगल बादशाह के साथ संधि हुई बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी का अधिकार था वो सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंच गया। यहां से द्वैत शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। द्वैत शासन कैसे? 1765 में क्या किया? बंगाल का जो नवाब था उसे क्या किया गया? उसे केवल प्रशासनिक अधिकार दिए गए और दूसरे जो राजस्व के अधिकार थे, भू राजस्व वसूली के अधिकार थे, मतलब दीवानी के जो अधिकार थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं अपने हाथों में रखे। इस तरह से ये दो अलग अलग तरीके से काम करने लगे। एक तरफ तो प्रशासनिक कार्य देखे जा रहे हैं, एक तरफ राजस्व के कार्य देखे जा रहे हैं। यही मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार प्राप्त हो गए और क्या हुआ कि भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस तरह का शासन चलता रहा 1765 से लेकर 1857 तक। 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ। सिपाही विद्रोह के बाद क्या हुआ? 1858 में ब्रिटिश ताज ने कहा कि अब जो भारत का शासन है उसे हम प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या परिणाम आए इसके? सबसे पहले तो कंपनी को हटा दिया गया, जो गवर्नर थे उन्हें हटा दिया गया, गवर्नर की जगह वायसराय आ गए। तो इस तरह के कुछ बदलाव किए गए। बदलाव तो खैर नाम मात्र के थे, लेकिन चलिए हम बात करते हैं इस बारे में। और ये जो 1858 के बाद ब्रिटिश ताज का शासन आया, ये कब तक चलता रहा? ये चलता रहा जब तक हमें स्वतंत्रता मिली, 15 अगस्त 1947 तक। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो हमें एक अलग संविधान की आवश्यकता हुई। इस संविधान को बनाने के लिए पहले ही एक व्यक्ति थे, M.N. रॉय। ठीक है, याद रखना M.N. रॉय। इन्होंने 1934 में कहा कि एक संविधान सभा का गठन किया जाए। ये M.N. रॉय कौन थे? साम्यवादी आंदोलन के प्रणेता थे। इन्होंने ही बोला कि एक संविधान सभा का गठन किया जाए। तो इसी के अनुरूप 1934 में इन्होंने बोला था और 1946 में एक संविधान सभा का गठन
किया गया। और ये संविधान कब तक बनकर तैयार हो गया? संविधान सभा में 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू कर दिया गया और बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, तो याद रखें। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी बारीकी में, जिसमें हम क्या क्या देखेंगे? संविधान को प्रभावित करने वाले कारक। संविधान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक थे? सबसे पहले तो कंपनी का शासन, ठीक है, 1773 से 1858 तक। इसके बाद क्या हुआ? ताज का शासन आया 1858 से 1947 तक, जो हमने देख लिया है। इसमें कई एक्ट थे जो पारित किए गए। उन एक्ट के बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारे एग्जाम में अभी कभी कभी बन जाता है क्वेश्चन, तो ये आपको सही से देखना है। आज की वीडियो में हमने केवल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी, इतिहास ही पढ़ा है, आज हमने पॉलिटी नहीं पढ़ी है। लेकिन एक सिनेरियो बन जाना चाहिए जिससे हमें समझ में आए आगे की वीडियो, ये ज़्यादा बेहतर होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।